नमस्कार भाइयों, मैं हूं अखिलेंद्र गंगवार और आज हमारे साथ हैं श्री रविंद्र सिंह गंगवार जी, जो उत्तर प्रदेश कृषि विभाग में 35 साल कार्यरत रहे और फार्म सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट से सेवानिवृत्त हुए। तो आज हम जानेंगे कि जो आगामी आने वाली रबी की फसल है उसमें खास तौर से गेहूं जो रहता है उसके बारे में जानेंगे, कैसे उन्नत खेती करें, कैसे अच्छा रिजल्ट पाएं। तो नमस्ते गंगवार साहब जी, नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। तो जो आने वाली फसल है, किसान भाई ये बहुत से जो है बहुतायत में गेहूं की फसल करते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि गेहूं का टाइम कब से कब तक होता है और किसान भाई कब लगाएं ताकि उनको अच्छा रिजल्ट मिले, अच्छी खेती कर सकें और अच्छी मुनाफा कमा सकें। गेहूं की बुआई का सर्वोत्तम टाइम है 25 अक्टूबर से स्टार्ट करके नवंबर भर, और बहुत ज़्यादा लेट हो जाए तो 10 दिसंबर तक। सर्वोत्तम बुआई का टाइम जो है वो नवंबर का महीना है। अच्छा जी, नवंबर में तो 30 दिन है, मतलब कि स्टार्टिंग में करें या अंत में करें? स्टार्टिंग 1 नवंबर से करके 15 से 20 नवंबर तक बुआई हो जाए तो ज़्यादा अच्छी पैदावार। अच्छा, तो क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में गन्ना काट के बोने की परंपरा है, तो फिर दिसंबर में जाके बुआई होती है। लेट सोइंग वाली जो वैरायटी है उस समय बोना चाहिए। अच्छा, तो किसान भाइयों को कैसे खेत तैयार करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या जुताई किस तरीके से करें, उसमें उर्वरक कितने डालें, इन सब के बारे में थोड़ा बताइए ताकि किसान भाई लोग किसान भाइयों से सबसे पहले ये है कि चूंकि मोस्टली एरियाज में धान की फसल काटी गई है, धान की फसल काटने के पश्चात में पहली जुताई थोड़ा जो मिट्टी पलटने वाले हैं से गहरी जुताई करें, ताकि जो खरपतवार हैं, पुरानी फसल के अवशेष हैं, वो उसमें मिल जाएं और सड़ जाएं। उसके पश्चात में फिर 2 जुताई, या तो आधुनिक एक यंत्र है रोटावेटर, उससे कर दें या कल्टीवेटर से करें, और प्रत्येक जुताई के पश्चात एक पाटा लगाएं। पाटा लगाने के बाद में खेत तैयार हो जाएगा और बुआई के लिए वो उचित रहेगा। पहले चूंकि साधन कम थे तो ये कहा जाता था कि इतनी जुताई करो कि भरा हुआ कच्चा घड़ा डाल दिया जाए, वो ना फूटे। लेकिन अब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, जुताई 2-3 ही पर्याप्त है। तो अब नया मशीन बताइए रोटावेटर। बहुत से किसान भाइयों को नहीं पता है कि रोटावेटर क्या होता है, तो थोड़ा रोटावेटर के बारे में बताइए। हाँ, रोटावेटर एक ऐसा यंत्र है जो ट्रैक्टर चालित है, और वो मिट्टी को, उसमें जो पंखड़ियाँ, बहुत सारी पंखड़ियाँ लगी हैं, और वो पंखड़ियों से मिट्टी को इतनी तेजी से रोटेट होता है कि बिल्कुल मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। और पाटा लगाने के बाद एक जुताई तैयार हो जाता है। अच्छा, पानी कैसा रहना चाहिए बुवाई के समय में, कितने पानी लगाने चाहिए स्टार्टिंग में? नहीं, बुआई तो पानी तो बाद में बताएंगे। पहले मैं ये चाहूँगा कि बुआई के लिए जो प्रजातियों को चयन है, प्रजातियों का चयन किसान क्षेत्र वाइज कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। मैं पहले उत्तर प्रदेश की जो हाइल्डिंग वैरायटी है उनके विषय में बताऊँ। नंबर 1 पे PBW 343, HD 2967, PBW 373, PBW 226 यूपी के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। और एक वैरायटी है DBW 187, ये बहुत अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है, नई वैरायटी है। एक्चुअली अभी इसका बीज प्रत्येक क्षेत्र में मिले भी नहीं पाएगा, लेकिन अच्छी वैरायटी है, इसको बोलनी चाहिए। लेट वैरायटी के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है PBW 226, PBW 373, PBW 550, HUW 234। ये वैरायटी हाइल्डिंग वैरायटी है लेट में, और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। थोड़ा सा मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान के बारे में भी बताऊं किसान भाइयों को। जो मध्य प्रदेश के लिए वैरायटी है MP 3382 लोक 1,
और केदारनाथ GW 322, ये उत्तर प्रदेश वो मध्य प्रदेश के लिए अच्छी वैरायटी है। मध्य प्रदेश में जो वहाँ की क्लाइमेट है उसके लिए सूट करती है। राजस्थान के लिए WH 1105, DPW 621 और कंचन, ये वैरायटी राजस्थान के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। अब मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा चूंकि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जिला है, वो लगा हुआ प्रांत है। हरियाणा में WH 1184, DBW 49, ये दोनों वैरायटी राष्ट्रविरोधी हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी हैं, वहाँ के किसानों को लगाना चाहिए। बिहार के लिए K80 27 और C 306, दोनों वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है। बिहार के किसान भाई इन वैरायटियों को लगवाएं तो पैदावार ज्यादा मिले। हाँ, और किसान भाई ध्यान दें कि जैसे जिस गेहूं की खपत ज्यादा है, जैसे कि अब गंगवार साहब ने बताया कि लोकवन गेहूं जो है इसकी मध्य प्रदेश में बहुत डिमांड है, बहुत महंगा बिकता है, तो इसका सेलिंग रेट भी और ज्यादा रहता है। तो आप थोड़ा और भी एनालिसिस करिए और देखिए कि इस समय कौन सा गेहूं है जो कि फ्लोर मिल वाले ले रहे हैं, तो वो आपको अच्छा रेट में बिकेगा और उसकी डिमांड अच्छी रहती है, बाजार में अच्छे रेट में बिकता है। तो इसके साथ में कि बुवाई के इस समय कौन कौन से तरीके हैं जिससे एक ट्रेडिशनल बुवाई होती थी, छिटकमा होती थी, लेकिन उसे वैज्ञानिक लोग अच्छा नहीं मानते हैं ज्यादा। तो बुवाई के कौन कौन से तरीके हैं, कैसे कैसे बोना चाहिए और किस में क्या फायदा है, तो थोड़ा ये प्रकाश डालिए। गेहूं की बुआई 3 विधियां हैं। नंबर 1 छिटकवा, जैसा कि भी आपने कहा छिटकवा। नंबर 2 देसी हल के पीछे, जिसको कूण में बुआई कहते थे। और तीसरी है सीड कम फर्टी ड्रिल, एक आधुनिक मशीन है जिसमें एक बॉक्स में सीड, दूसरे में फर्टिलाइजर होता है। सीड कम फर्टी ड्रिल कहलाती है। उससे बुआई करने से एक तो दाने से दाने की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी फिक्स होती है, जिसकी ज़रूरत है उतने पे करते हैं। जो दूसरी बुआई मैंने विधि बताई थी हल्के पीछे कूण में, वो पद्धति बहुत अच्छी थी। अच्छा, उसमें एक ही दिक्कत आ रही है कि ना तो किसानों के पास हल बैल बचे हैं और थोड़ा लेट कार्यक्रम हो पाता है। सबसे अच्छा सीड कम फर्टी ड्रिल पे ही अगर किसान ध्यान दें। और सीड कम फर्टी ड्रिल कृषि विभाग की तरफ से अनुदान पे भी उपलब्ध रहती हैं। जो लोग जागरूक किसान हैं उसका फायदा उठाते हैं। और सबसे ज़्यादा ये है कि वो उससे बीज का सदुपयोग पूरी तरह सही होता है। तो मैं तो किसानों से अनुरोध करूंगा कि वो सीड कम फर्टी ड्रिल से ही बुआई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें नराई करने में भी आसानी रहती है, क्योंकि लाइन से बोआ हुआ है तो आपको इतना दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, इंटरकल्चर कार्यक्रम जो करने किसान को, उनमें चलने फिरने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि लाइन से लाइन में है तो गेहूँ टूटता फूटता भी नहीं है। तो अब गेहूं की बुआई हो गई, उसके बाद में जब गेहूं हुआ तो उसकी सिंचाई कब कब करनी चाहिए, कितना पानी लगाना चाहिए, कब कब है, या केवल जरूरत पड़ने पे ही है? मैं एक चीज बुआई में और बता दूं, बीज जो अर्ली वैरायटी है, अर्ली वैरायटी के बीज की मात्रा 40 किलोग्राम पर एकड़, यानी 1 कुंतल पर हेक्टर बुआई करें। और जैसे जैसे लेट होते चले जाएं बीज की मात्रा को बढ़ाते चले जाइए। आखिर में 50 और 55 किलो पर एकड़ की बुआई पे आ जाना चाहिए। जो दिसंबर में बुआई होती है लेट में, उसमें 50-55 किलो पर एकड़ की सीड रेट होना चाहिए। अच्छा। हाँ, किसान भाइयों से चीज और बताना चाहूँगा, जिसमें चाहे वो अर्ली वैरायटी हो चाहे लेट हो, मात्रा कुछ भी हो, एक दवा है कार्बनडाजिम, इसको साधारणतः किसान बायोस्टीन के नाम से जानता है, बहुत बासब की फेमस रही है, लेकिन मैं तो कार्बनडाजिम कहूँगा। कार्बनडाजिम 2 ग्राम पर केजी सीड, यानी 1 कुंतल के साथ में
200 ग्राम मात्रा से सीड ट्रीट करें। जो बीज है उसको मिलाने का तरीका ये है कि बीज आप खोल दीजिए, उसके ऊपर हल्का सा बहुत हल्का पानी का छींटा मार दें और ऊपर से बाविस्टीन यानी वो कार्बन डाइजिन बिखेर दीजिए और हल्के हाथ से उसका मिला दें। तो ये मैंने पानी इसलिए बताया थोड़ा सा डालने के लिए ताकि वो उसमें चिपक जाएगी तो वो आपको बुआई करने में दिक्कत नहीं आएगी। और वो उससे क्या दो फायदे होंगे, एक तो आपका जमाव सही होगा, आगे चल के कंडुआ वगैरह जो रोग लगते हैं उसमें भी वो लाभकारी है। अच्छा, अब सिंचाई बहुत निर्भर करती है वहाँ की मृदा की, सॉइल के ऊपर कि जैसे अगर बलुई जमीन है यानी बलुई दोमट है तो 4 से 5 सिंचाइयाँ करनी पड़ती हैं हर 20 से 25 दिन बाद। लेकिन जो अमूमन मटियार या दोमट और दोमट से भारी जमीन है वो 3 से 4 सिंचाई पर्याप्त होती है। सिंचाई यही है कि खेत में कभी भी ज़्यादा सूखा ना हो जाए। खेत की मिट्टी आप जाके उठा के देखें, अगर आपकी मुट्ठी में आ जाए जमीन तो जब ना आवे पकड़ में तो समझो सिंचाई के लिए आवश्यकता है, सिंचाई करते रहें। कोई भी सिंचाई 2 इंच से ज़्यादा पानी ना जाए। जो किसान भाई 3-4 इंच पानी खड़ा कर देते हैं वो पता चलता है या तो ड्रिलिंग मारी जाती है, ब्याज कम होता है, और जब ड्रिलिंग कम होगी ब्याज कम होगा और एक तरह से वो तना कर्रा होते हुए लंबा हो जाता है और पैदावार नहीं ज़्यादा मिल पाती है। इसलिए जो सिंचाई है वो किसी भी हालत में 3-4 इंच ऊंचाई की ना भरें, 1 से 2 इंच पानी भरें और सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा जी, तो इसमें कौन कौन से उर्वरक डालने चाहिए और कब कब डालने चाहिए? हाँ, उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? किसान भाई बहुत ज्यादा मात्रा में डालने लगते हैं। किसान भाइयों के हिसाब से भाषा बोलूं कि जो NPK है 12-16 इसकी अगर 75 किलो पर एकड़ मात्रा किसान इस्तेमाल करे तो अच्छी पैदावार मिलेगी। अथवा DAP 50 किलो और 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश दोनों को मिला के डालने से पैदावार सही मिलेगी, अच्छी मिलेगी। हाँ, एक चीज़ और इसमें है, जिंक सल्फेट की मात्रा भी पर एकड़ 8 से 10 किलोग्राम डालना चाहिए। क्योंकि जिंक सल्फेट क्या है, मोस्टली अब पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादातर इलाके में धान की खेती होती है या खरीफ में कोई ऐसी फसल होती है जो जिंक को कम करती है। जिंक की ज़रूरत है गेहूँ की फसल के लिए, तो उसकी मात्रा का भी इस्तेमाल जरूर करें किसान भाई। अच्छा जी, और आजकल बहुत ज्यादा चलन हो गया कि बहुत ज्यादा खाद लगाने लगे हैं, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है कि ज्यादा खाद लगा देते हैं? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ है, जब यूरिया पहली सिंचाई होगी उसके पश्चात एक बार यूरिया लगा दें और एक दूसरे पानी की बाद में यूरिया की मात्रा भी कोशिश ये करें कि 1.5 कट्टा यानी 75 किलो यूरिया पर एकड़, इससे ज़्यादा ना लगाई जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यूरिया की मात्रा 2 बार में डालें तो उचित रहेगा। अच्छा जी, अब उर्वरक की भी बात हो गई। अब जब किसान भाई करते हैं तो बहुत सारे कीट लगते हैं, बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, तो उनका क्या क्या इलाज है? क्या क्या पहचान है, कैसा ये है, तो उसके लक्षण क्या है और उसका इलाज क्या है, इसके बारे में? सबसे पहले कीट बीमारी बाद में, पहले मैं खरपतवार नियंत्रण की बात करूंगा। अच्छा, खरपतवार नियंत्रण में एक बहुत मोटा खरपतवार है, मोटा मतलब फेमस हो गया है, इसको गुल्ली डंडा कहते हैं, कहीं कहीं गेहूं को मामा कहते हैं, अंग्रेजी में फ्लेरस माइनर कहते हैं। उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। उसके लिए क्लोडिना नाम की दवा आती है। क्लोडिना
का स्प्रे पहली सिंचाई के पश्चात, यानी जब फसल 30-35 दिन की हो जाए तब करना चाहिए। अच्छा जी। और यदि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो मैट सल्फ्यूरान 16 ग्राम पर एकड़ की मात्रा पर्याप्त रहेगी। एक कहीं प्रकोप खासतौर से पीलीभीत की तराई में, वो उत्तर प्रदेश की तराई में मकोया एक है, मकोया जमती है तो उसके लिए एफिनिटी नाम की दवाई है, उसका इस्तेमाल करें। उसका कंट्रोल एफिनिटी से ही होता है, मकोया और किसी से नहीं बचती है। अच्छा। पर खरपतवार के पश्चात में, जैसा कि अभी आपने कहा, कीट और बीमारियों में किसान भाई आप जानते ही हैं कि गेहूं में बीमारियां कम लगती हैं। एक रतुआ, रस्ट जिसको कहते हैं, वो लगता है। रस्ट के लिए मैं निदान भी आपको बताऊं कि कार्बनडाजिम मैंकोजेब 250 ग्राम पर एकड़ की मात्रा पर्याप्त रहेगी, उसको स्प्रे कर दें, उससे कंट्रोल हो जाएगा। बीमारियों में, वो कीड़ों में पहले तो नहीं लगता था, लेकिन आजकल मैंने देखा प्रचलन चल गया कि माहू लगती है, एक सूड़ी लगती है पकड़ते समय। सूड़ी के लिए थाइमिथोक्सान का स्प्रे 250 ग्राम पर एकड़, उसकी मात्रा स्प्रे करें। और अगर पहले है तो उससे आपकी माहू भी कंट्रोल होगी और सूड़ी भी कंट्रोल हो जाएगी। और सूड़ी बाद में अगर लगती है तो तब भी थाइमिथोक्सान से कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, तो लगभग सभी टॉपिक कवर हो गए, कैसे करना चाहिए। कटाई या थ्रेसिंग के बारे में कुछ स्पेशल ध्यान देना चाहिए या नॉर्मल जिस तरीके से करते हैं? गेहूं की कटाई मोस्टली अब कंबाइन से होती हैं, चाहे मैनुअल काटें चाहे कंबाइन से काटें। हाथ से काटने पे तो खास तौर से जब बाल लगभग 70-80% 70 डिग्री पे मुड़ जाए, उस समय कटाई सबसे अच्छी रहती है और उसका भूसा भी अच्छा बनेगा और ज़्यादा सुखानी नहीं पड़े कटी हुई फसल। अगर खड़ी फसल आप उस समय काटेंगे, लेकिन चूंकि अब कंबाइन से कटाई होती है तो कंबाइन से काटते समय भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा 2-3 दिन पहले कटाई कर दें और अच्छी पैदावार, सुरक्षित पैदावार। अच्छा, हाँ, तो हम लोगों ने सभी बहुत कुछ जाना। गंगवार साहब के एक्सपीरियंस का फायदा उठा के हम आशा करते सब लोग अच्छी तरीके से खेती करेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। इसके अलावा कोई आपको अगर जानकारी चाहिए हो तो नीचे कमेंट करें, हम उसका जरूर ही 100% आपका उत्तर देंगे और गंगवार साहब के एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इसको लाइक करिए, दूसरे किसान भाइयों के शेयर करिए जो लोग नहीं देखते, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय किसान। धन्यवाद।